देखिए, एक सीधा सा एग्जाम्पल है कि एक तरफ कोई आईएएस का बेटा है और एक तरफ कोई एक गरीब किसान का बेटा है। आप दोनों को कंपेयर कैसे कर सकते हैं? आप अगर कहते हैं कि रिजर्वेशन एससी एसटी में जो है उसमें आप क्रीमी लेयर नहीं करेंगे, तो जो आईएएस या आईपीएस के बेटे हैं वो ऑलरेडी प्रिविलेज्ड हो चुके हैं। जैसे कि ऑनरेबल सीजेआई गवई साहब ने पहले भी एक बयान जब दिया था तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने कहा था कि ट्रेन में आप चढ़ गए, उसके बाद से एक आदमी जब ट्रेन में चढ़ गया, उसके बाद से वो दूसरों को कैसे रोक सकता है? जी। इस तरह से एक व्यक्ति जो ऑलरेडी एससी एसटी रिजर्वेशंस का फायदा उठा चुका है, उसकी जो आने वाली जनरेशंस हैं, वो ऑलरेडी वो प्रिविलेज्ड हो चुके हैं, इकोनॉमिकली भी, सोशली भी। अगर कोई अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट पर है, तो ऑब्वियसली वो रिस्पेक्टेड पोजीशन है, उसकी फैमिली में कोई ना ही कोई सोशल चीज से कोई डिफरेंस होने वाला है, ना ही कोई इकोनॉमिक उनको कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। तो ऐसे लोगों को कैटेगराइज करके सेपरेट कर दिया जाए। बिकॉज इस वजह से क्या होता है कि जो पुअरेस्ट लोग हैं, जो एससी एसटी में ही पुअरेस्ट हैं, उनको वो बेनिफिट प्रॉपर नहीं मिल पाता है। तो साधारण सा एग्जांपल है, ये कोई भी समझ सकता है कि जो ऑलरेडी बेनिफिट ले चुका है, जिनकी फैमिली ऑलरेडी बेनिफिट ले चुकी है, जो अच्छी बड़ी पोस्ट पर है, उनको वो बेनिफिट कंटिन्यू क्यों किया जाए? बेनिफिट उनको ताकि मिल सके जो कि डिप्राइव्ड हैं, उन तक प्रॉपर बेनिफिट जा पाए। इसीलिए ऑनरेबल सीजेआई ने रिपीट किया। और 2024 में 7 जजेस बेंच, जैसा कि आपने अभी बताया कि उन्होंने 7 जजेस बेंच ने तो इसको काफी अच्छे से डिटेल किया है कि स्टेट्स इसको अपने अपने स्टेट्स में रिजर्वेशन में सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, और क्यों कर सकते हैं उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा सभी 7 जजेस ने दिया है। जी। बिल्कुल, मैं आपसे 100% एग्री करती हूँ कि कमीशन बननी चाहिए एससी एसटी रिजर्वेशन में। और जैसे कि जो माननीय दूसरे पैनलिस्ट बैठे हैं, उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट्स रेज किए, ये डेफिनेटली ये आर्ग्यूमेंट्स ऑपोजिट साइड से आज भी डिबेट सुनने में भी, जो भी डिबेट आपके यहाँ सुन रहे होंगे, ऑब्वियसली दो पक्ष होंगे ही होंगे। एक पक्ष जो अभी उन्होंने कहा कि सोशल स्टिग्मा तो खत्म नहीं हुआ है, तो इकोनॉमिक स्टेटस को ही देखकर नहीं ये आर्ग्यूमेंट चलनी चाहिए, सोशल उस एस्पेक्ट पे देखना चाहिए। लेकिन उस पर मैं एक बात पहले कहना चाहती हूँ, फिर मैं आपके कमीशन वाले पॉइंट पर आती हूँ। उस पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि कोई आईपीएस आईएएस ऑफिसर या कोई बड़े पद पर, जैसे कि खुद ऑनरेबल सीजीआई जैसे खुद भी वो एससी एसटी से आ रहे हैं और आज वो सबसे शीर्ष पद पर हैं, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं। इस तरीके से जो इतने बड़े पद पर चले जाते हैं, आईएएस आईपीएस से जो भी बड़े पद पर चले जाते हैं, अब उनकी फैमिलीज में अगर आप कह रहे हैं कि हम सिर्फ इकोनॉमिक नहीं देख रहे हैं, लेकिन वहां पर बेनिफिट सिर्फ इकोनॉमिक नहीं हो रहा है, उनका स्टेटस भी बढ़ जाता है, उनका ओहदा भी बढ़ जाता है। दूसरी आर्ग्यूमेंट मेरी ये है कि अगर आप जो कह रहे हैं कि रिजर्वेशन क्रीमी लेयर में भी देते रहो बिकॉज कोई ब्राह्मण अपनी बेटी का शादी वहां नहीं करेगा, इस तरह का जो आर्ग्यूमेंट्स अभी रेज हुआ, तो मेरा ये कहना है कि क्या अगर वो क्रीमी लेयर को भी रिजर्वेशन मिलता जाएगा, तो क्या वो चीज हट जाएगी जो आपने रेज करी? क्या तब वो जो आप बता रहे हैं कि सोशल स्टिग्मा है, क्या तो हट रहा है? तो भी तो नहीं हट रहा ना। तो इसीलिए विषय सिर्फ इस आर्ग्यूमेंट से नहीं आंसर मिलता है। यहाँ पर मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्राइव हो रहे हैं। जैसे कि आपने अभी, अब यहाँ पर कमीशन की इंपॉर्टेंस आती है, जैसे आपने अभी रोहिणी कमीशन की बात करी, तो कमीशन की रिक्वायरमेंट है जो कि ये कैटेगराइज करे कि एक्चुअल में कितने ऐसे लोग हैं एससी एसटी में जिनको की बेनिफिट मिलना चाहिए था और नहीं मिल पा रहा है। आईएएस के बच्चे तो वैसे भी आईएएस बन सकते हैं, उनको सोशली, इकोनॉमिकली, दोनों दृष्टि से समाज में वो ओहदा मिल चुका है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन तक वो बेनिफिट नहीं पहुंच पा रहा है। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर जब आया था जी। 2024 में, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह वाले मैटर में, तब ये आर्गुमेंट उठी थी। तब इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 जो कॉन्स्टिट्यूशन का उस समय आर्गुमेंट उठा, तो कोर्ट ने कहा कि इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता है कि हम दो कैटेगरी में कह रहे हैं कि इक्वल होना चाहिए। इक्वालिटी में एक समझदारी भी होनी चाहिए कि सही में इक्वली वो बेनिफिट पहुंच पा रहा है जी। कि नहीं पहुंच पा रहा है। देखिए, यही यही बात मैंने कही थी। और हम पैनल में बैठते हैं तो फेवर और अगेंस्ट में दोनों तरह से बातें होती हैं। जी। कोर्ट में भी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, तो एक पक्ष अपनी आर्ग्यूमेंट रखता है, दूसरा पक्ष अपनी आर्ग्यूमेंट रखता है, एंड लीगली जो हो सकता है वही करना है। एक बात बस मैं ऐड करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं आपका आंसर देती हूँ कि जो अभी प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे, जो दूसरे पैनलिस्ट बैठे हैं, उन्होंने जो कहा कि एक्चुअल में जो डिफरेंसेस हैं सोसाइटी में वो खत्म नहीं हो रहे, तो वो बहुत जरूरी है, वो खत्म होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन उसको खत्म करने के लिए इतने सालों से रिजर्वेशन जो चल रही है हमारे देश में, लेकिन उससे क्या फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया है? जैसे कि अभी सब लोग भी यही बात कर रहे हैं ना कि एक्चुअल में तो सोसाइटी में डिफरेंसेस हैं, जातिवाद पर डिफरेंसेस हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं? यानी कि कहीं ना कहीं रिजर्वेशन अकेला काफी नहीं है वो डिफरेंसेस दूर करने में। डिफरेंसेस दूर करने के लिए और भी चीजें करनी पड़ेंगी, इस बात के लिए मैं एग्री करती हूँ। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो सब कैटेगराइजेशन जैसे ओबीसी में किया गया, तो उसमें पता चला कि एक्चुअल में कितने ओबीसी वाले हैं जिनको की बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। अब एससी एसटी में भी अगर कोई कमीशन बैठती है जो कि ये फाइंड आउट करती है, और पूरी तरह से ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पर जब ये फाइंड आउट होगा कि कितने एससी एसटी में ही ऐसे लोग हैं जिनको की प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, तो इससे फायदा दूसरे कैटेगरी को नहीं हो रहा है, फायदा एससी एसटी में ही लोगों को हो रहा है। यानी कि जो आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं एससी जी। एसटी के लिए कि आप जो कह रहे हैं कि सब कैटेगराइजेशन मत करो, तो हम अगर उसके
फेवर में अगर हम आर्गुमेंट कर रहे हैं तो वो आपके ही फायदे के लिए है, आपके ही समाज के लिए है वो, क्योंकि आपके ही समाज के कुछ लोग अगर डिप्राइव्ड रह रहे हैं तो उनको बेनिफिट मिल जाएगा, इसीलिए ही बोला जा रहा है। अदरवाइज देखिए, मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन कैटेगरी हो जाने से जो डिप्राइव्ड है एक्चुअल में उनको बेनिफिट हो जाएगा, ये मेन आर्गुमेंट है, और यही आर्गुमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी थी। तीसरी बात, लीगल जो लॉ वाली बात मैं यहाँ पर एक उठाना चाहूंगी, एज एन एडवोकेट मैं बताऊंगी, जैसे कि अभी बात हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार नहीं है इस विषय पे बोलने का, ये तो पार्लियामेंट का ही काम है ये सब करने का। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है, इसके लिए ऑनरेबल बी आर अम्बेडकर जी ने भी खुद कहा है अपने स्पीच में कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लाइव, एक कहते हैं ना कि जिंदा एक चीज लिविंग है, डॉक्यूमेंट है। यस, लिविंग डॉक्यूमेंट है, जिसको आप जरूरत पड़ने पर अमेंड कर सकते हैं। और इसीलिए आर्टिकल 368 भी बना है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि अमेंडमेंट के लिए रास्ता देता है। अगर अगर जैसे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को अगर ये कह दिया है कि यस आप एससी एसटी में सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, तो वो 7 जजेस बेंच में से 6:1 का जो रेशियो आया, यानी 6 जजेस ने जो डिस्कशन किया, तो वहां पे भी बहुत सारे लॉयर्स अगेंस्ट में थे, उन्होंने भी ये सारी आर्गुमेंट्स करी थी जो यहाँ पर पैनलिस्ट कर रहे हैं, और उसी तरह फेवर में भी आर्गुमेंट्स हुई थी। तो सारी आर्गुमेंट्स को देखकर, सारी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को देखकर, एससी एसटी के लोगों के बेनिफिट के लिए ही वो जजमेंट आई थी। जी, लगता है कि ये इशू ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੀਰਤੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਲਲਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ।